नमस्कार, अमर उजाला.com में आप सभी का स्वागत है। 1988 का साल था और हिंदुस्तानी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर मंद हवा का एक झोंका आया। उसके साथ जो भीनी भीनी खुशबू आई, उसने रुपहले संसार पर सभी को एक नया ऊर्जावान, स्फूर्तिवान चेहरा दिया और उस खुशबू का नाम था जूही। जूही चावला आज अमर उजाला.com के साथ खास बातचीत के लिए हैं। जूही जी नमस्कार, आपका अमर उजाला.com में स्वागत है। नमस्ते नमस्ते, इतनी सुंदर इंट्रोडक्शन आपने दी, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और वो मंद हवा का झोंका इतने लंबे अरसे तक हम सभी के मनोरंजन से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में ताजी फिल्म आई है जूही जी की, शर्मा जी नमकीन। जूही जी, मैं उस पर बहुत सारे सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले, चूंकि हम भी उसी दौर में स्कूल और कॉलेज में थे जब आपकी फिल्म आई कयामत से कयामत तक, तो मुझे ये जानना है कि आप 1984 में मिस इंडिया बनती हैं, 86 में सल्तनत नाम की एक फिल्म आती है जो तथ्यात्मक रूप से आपका डेब्यू है, लेकिन पूरे प्रशंसकों के लिए और फिल्म जगत के लिए तो आपका डेब्यू दरअसल कयामत से कयामत तक का ही है। मुझे बताइए, 84 में मिस इंडिया बनने के बाद रुपहले पर्दे पर इस शानदार एंट्री के लिए आपको 4 साल क्यों लग गए? उस समय मैंने मजाक में, मतलब पता नहीं, एक वो होता है कि आई थिंक व्हेन यू आर यंग यू आर आल्सो सिली और एडवेंचरस, तो ऐसा कुछ हो गया। वो कॉलेज में कुछ लड़कियां भाग ले रही थी इस मिस इंडिया में, तो मैंने सोचा रहे ये ले रही है तो मैं भी चलती हूँ साथ में, एंड आई थिंक वी जस्ट डिड दैट। तो ये मतलब एक कॉलेज में कॉन्टेस्ट हुआ और उसके साथ आमिर खान के साथ आपका डेब्यू तय हो गया। इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, तो वो उस वक्त जब ये मिस इंडिया हुआ तो आई हैड नो आइडिया कि मैं कोई फिल्मों में पहुंच जाऊंगी। वो तो जस्ट से लक बाय चांस, व्हिच इज आल्सो टाइटल ऑफ माय फिल्म, मगर वो तो बाय चांस मुझे फिर सल्तनत के लिए अप्रोच किया गया। और सल्तनत की शूटिंग के दौरान they were casting for I think they were planning कयामत से कयामत तक। तो नासिर साहब ने मुझे बुलाया मीटिंग के लिए और फिर मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया गया और फिर मुझे ओके कर दिया गया। तो कुछ समय हो गया, बट and the rest is history. तो आपने बहुत शोहरत पहली, मतलब तथ्यात्मक रूप से फिर मैं कहूंगा सल्तनत थी, इसी फिल्म से हासिल कर ली। कैसा लगा आपको? क्योंकि आमिर खान की भी डेब्यू फिल्म थी, फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू का अवार्ड आपको मिला, और उसके बाद तो आपने लगातार एक के बाद एक लुटेरे से लेकर दूसरी तमाम फिल्में की, और वहां से लेकर वो डर वाली कका किरण तक का आपका सिलसिला बहुत ही जबरदस्त रहा। ये क्योंकि हम अभी 2 मिनट में बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि 2 मिनट में हो गया। तो उस समय एक फिल्म जैसे कि कयामत से कयामत तक आई, एक तो पहले कुछ समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या, वो हिट भी हुई या लोगों को पसंद भी आई। उस समय वक्त लगता था ये समझने में, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि यहाँ लगी, यहाँ रिव्यू आपके मोबाइल फोन पे आ गए, ये सब तो नहीं होता था। तो वो दौर अलग था, वो जमाना अलग था। हाँ, फिर कुछ महीनों में जैसे वो स्टडी चलती रही, देन इट वाज डिक्लेयर्ड कि अरे दिस इज अ रनअवे हिट। फिर लोगों का रिकग्निशन मिलने लगी, और एक्चुअली ऐसा भी नहीं कि अगले दिन मुझे कोई फोन आ गया होगा कि अच्छा ये फिल्म कर लो। तो कुछ महीनों के बाद फिर एक किसी ने फिल्म के लिए अप्रोच किया, फिर दूसरी, फिर, और मैंने फिर काम थोड़ा यानी सीरियसली कि अच्छा अब यही करेंगे, फिल्मों में काम करेंगे, ऐसा इट ग्रू ऑन मी। एंड रियली अभी बोलने के लिए तो ऐसा लगता है कि झटपट हो गया सब, बट नहीं, देयर वर मेनी टाइम्स आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बिग स्टार्स लाइक चिंटू जी और सनी देओल और समबडी, एंड मेरे पैर कांपते थे कि मैं जब वो कैमरा और एक्शन बोले, मेरा डायलॉग मैं ठीक से बोल पाऊं और मैं मिस्टेक ना करूं। ऐसे भी क्षण देखे हैं। और कभी जब डांस होता था तो आई यूज्ड टू बी लाइक रिहर्सल करो, समझ लो कि कैसे करना है, और डरती थी जब मैं सेट पे जाती थी, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ बिग यूनिट्स एंड बिग स्टार्स। फिर जब आमिर के साथ काम करना होता था या शाहरुख के साथ काम करना होता था, फिर तो लगता था ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पिकनिक हो रही है। थोड़ा दोस्ताना माहौल हो गया था आपका, क्योंकि वो दोनों को याद किया। आपकी पहली फिल्म में आमिर खान
कयामत से कयामत तक, तो कयामत से कयामत तक की रश्मि जो राजपूताना शान से बात करती है, थोड़ी खिलंदड़ है, युवा है, और डर वाली किरण, वहां तक आप थोड़ी रुपहले पर्दे की अच्छी पहचान भी हो गई थी, शोहरत की बुलंदियां तो थी ही थी, और वो जो किरण थी वो एक मंजी हुई कलाकार के रूप में पर्दे पर थी। ये दोनों सिर्फ मतलब एक तरफ आमिर खान है और फिर वहां शाहरुख खान। नहीं, जब डर फिल्म मेरे पास आई तो मुझे लगा अगले दिन कोई फोन आने वाला है कि यश जी के यहाँ से कोई ऑफिस से फोन करेगा, बोलेगा गलती से आपको फोन कर दिया, एक्चुअली ये फिल्म आपके लिए नहीं है, हम किसी और को ढूंढ रहे थे। क्योंकि मैं भी तब बस एस्टैब्लिश ही हुई थी और कुछ फिल्में मैंने कर ली थी और उसमें से एक दो कोई कामयाब थी, तो इट वाज, बट हाँ तब तक मैं कि पर्दे पर कैसे क्या अच्छा लग रहा है, कैसे थोड़ा मेकअप करना है नहीं करना है, ये थोड़ी सी समझ मुझे तब आने लगी थी। एंड ऑफ कोर्स फॉर मी इट वाज अ वेरी वेरी बिग, मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा पड़ाव था वो कि मैं यश जी की फिल्म की हीरोइन बनने वाली हूँ, क्योंकि यश जी की फिल्में तो मैंने ऐसे ही देखी थी और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं किसी दिन उनके लिए सिलेक्ट हो जाऊंगी। यस, एंड देन आमिर खान और शाहरुख खान को मतलब मैं तब से जानती हूँ। जब कैसा अनुभव, आप कह रही हैं कि आप बहुत सहज रही जब भी इनके साथ काम किया, कैसा अनुभव रहा आमिर खान और शाहरुख खान को तो एक को एक्टर के रूप में कैसे याद करेंगे आप? शायद दोस्ताना ज्यादा रहा, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप और एक केमिस्ट्री रही दोनों के साथ, और वो पर्दे पे भी दिखाई देती रही यार फिल्म में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने सब साथ में शुरुआत की, एक दो साल आगे पीछे, तो सब हम उम्र के थे। ऑफ कोर्स आमिर के साथ तो क्योंकि कयामत से कयामत तक ही कर ली थी, जो कि मेरी शुरुआत की प्रॉपर फिल्म थी, तो वही ना बिहाइंड द सीन्स वो गेम्स खेल रहे हैं, क्विज कर रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो सब चलता रहता था। कौन ज्यादा शैतान है, आमिर या शाहरुख पर्दे के पीछे बिहाइंड द सीन्स? अच्छा, पहले तो मैं बोलूं दोनों बहुत अलग हैं एज पीपल, बट बोथ आर ब्रिलियंट पीपल। और आमिर बहुत सीरियस ऐसे लगते हैं, बट एक्चुअली जब वो मजाक करते हैं ना तो वो थोड़ा स्ट्रेट फेस के साथ करते हैं और बहुत ही बदमाश है वो। ज्यादा बदमाश है शाहरुख खान के मुकाबले, ये तो सही है कि दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है, दोनों का व्यक्तित्व अलग है, वो पर्दे पे भी दिखता है। मैं कयामत से कयामत तक से लेकर शर्मा जी नमकीन तक के आपके सफर को पूरे जो दर्शक आपके लाखों प्रशंसक है उनके सामने दरअसल लाने की कोशिश इस इंटरव्यू के माध्यम से कर रहा हूं। तो जूही जी, आप चूंकि हम डर तक आ गए हैं, मेरे जैसे लाखों प्रशंसकों के लिए एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब पर्दे की पहचान बन गई जूही चावला, जब पर्दे का परिचित नाम बन गई जूही चावला और लोगों को इंतजार रहता था कि अगली जोड़ी किसके साथ बनेगी, कौन सी फिल्म आएगी, कौन से किरदार में आएगी, तब अचानक पर्दे के पीछे चली गई जूही चावला और प्रोड्यूसर बन गई, फिल्म मेकर बन गई। ऐसा क्यों हो गया? आपने अपनी भूमिका एकदम से क्यों बदल दी, जबकि पर्दा आपका इंतजार कर रहा था उस वक्त? अरे वाह! अब मुझे क्या पता कि आप ये कहेंगे आज। कर ही रहे थे और प्रोडक्शन मतलब एक चांस, अजीज जी ने हमें चुना, कहा कि चलो प्रोडक्शन करते हैं साथ में मिलके, क्योंकि हमने राजू बन गया, जेंटलमैन, यस बॉस, ये फिल्में की थी, तो ही वांटेड टू अगेन स्टार एंड हैव द सेम। अनलिमिटेड हो गया, रेड चिलीज हो गया। तो ये मैंने ऐसे आई फील कि सच्ची आप जो भी सवाल पूछेंगे मेरा तो ये जवाब जरूर होगा कि दिस वाज अ डिवाइन प्लान। मेरा कोई प्लान नहीं था, इनफैक्ट आई फील कि कोई एक गाइडिंग एक फोर्स होता है जो आपको अपनी जिंदगी में लेके चलता है, एंड मैं जहां से भी गुजरी हूँ ऊपर वाले ने मुझे बहुत सहारा आपकी राहत। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक कलाकार के रूप में और एक निर्माता के रूप में दोनों भूमिकाएं आपने निभाई हैं, दोनों में से किस भूमिका ने ज्यादा सुकून दिया और क्या आप ज्यादा करते रहना पसंद करेंगी, पर्दे पर दिखाई देते रहना या पर्दे के पीछे बने रहना? एक्चुअली जब आप बोलते प्रोडक्शन कर रहे थे हम लोग, तो मैं तो भूल ही जाती थी कि मैं प्रोड्यूसर थी। तो जब शूटिंग होती थी, जैसे कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी की, तो शूटिंग खत्म होती थी, मैं पैकअप होता था, मैं घर चली जाती थी, फिर रास्ते में याद आता था, अरे मैं तो प्रोड्यूसर हूँ, मुझे तो ये देखना चाहिए कि सब पैकअप ठीक से हो रहा है, अगले दिन का क्या होने वाला है, बट मुझे ध्यान ही नहीं रहता था। सो रियली आई शुडंट बी अ प्रोड्यूसर एनीमोर।
फिर वो तो पोस्ट प्रोडक्शन में फिर मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो गई और सीखा, कुछ मदद की, काम किया। दोनों में एक अलग एक मजा है। एक और भूमिका है आपकी क्रिकेट टीम। चलिए, but that is different. Being an actor is different. I feel it's. So you like more to be an actor? Good. एक बहुत संजीदा सवाल है जिसके बाद हम आपकी ताजा फिल्म की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हाल ही में फिजाओं में बहुत चर्चा है। एक फिल्म आई है विवेक अग्निहोत्री की, कश्मीर फाइल्स, और आपने संयोग से 2010 में ओनीर की फिल्म थी जिसमें 4 छोटे छोटे कथानक थे, और उसमें IM मेघा के रूप में कश्मीरी पंडित की ही भूमिका निभाई है। और चूंकि कश्मीरी पंडितों का मसला इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है देश में, आपकी क्या राय है? उस फिल्म का अनुभव आपका, एक कश्मीरी पंडित लड़की की भूमिका निभाने का, जो अपनी मित्र से मिलने कश्मीर जाती है और आपको पता लगता है कि उसने भी उसी तरह का दुख सहा है, और इस वक्त एक पूरे देश में जो चर्चा का विषय चल रहा है वो ये चल रहा है कि कश्मीरी पंडितों का जो 1990 में पलायन हुआ कश्मीर से, वो ऐसी त्रासदी है जिस पर हिंदुस्तान में ज्यादा बात नहीं हुई, या फिल्में जो भी बनी उन्होंने कश्मीरी पंडितों के पक्ष को उस तरीके से नहीं दिखाया। फिल्म को लेकर विवाद भी यही है कि उन्होंने शायद एक ही पक्ष को ज्यादा दिखाया, दूसरे पक्ष को नहीं दिखाया। क्योंकि आप इस किरदार को निभा चुकी हैं, उस जिंदगी को जी चुकी हैं अपने किरदार के रूप में, तो आपकी टिप्पणी, आपकी राय मायने रखती है जूही। ये सवाल मैंने कश्मीर फाइल्स के बारे में बहुत सुना है, मैंने फिल्म देखी नहीं है। अगेन मैंने थोड़ा बहुत इस हादसे के बारे में सुना है। मैंने सिर्फ ओनीर की फिल्म में इस बात पर से थोड़ा सा उसको छुआ है, पर उसकी डेप्थ और उसका तो मुझे इतना, I wouldn't know it so well. I'd just say कि any type of violence is sad for everybody involved. मेघा के किरदार के क्या अनुभव है? आपने किस तरह की तैयारी की थी? उस वक्त कश्मीर को जाना होगा, कश्मीरी पंडितों को जाना होगा। नहीं, मैंने तो from what I remember, मैंने सिर्फ वो जो स्क्रिप्ट पढ़ी थी, also it was a short story, तो 5 दिन का काम था हमारा। कश्मीर जा रहे थे बहुत देर के बाद, तब कश्मीर काफी बंद ही रहता था। और जब शूटिंग हुई तो एक्चुअल घरों में हुई, तो मैं एक्चुअली किसी के घर में जाकर या उन दुकानों में जाकर जहाँ जो कश्मीर पंडितों के घर में, तो वो अनुभव कैसा रहा आपका? मनीषा कोइराला आपके साथ भूमिका निभा रही थी, आपकी सहेली की, जिनसे आप मिलने जाती हैं। So it just, I just say, I can't say, क्योंकि उस घर में तो अभी नॉर्मल लोग, मगर एक कश्मीरी घर, कश्मीरी हाउस बोट, एक कश्मीरी दुकान, वहाँ के लोग, तो उनसे मिली हूँ। या so it was just I don't know, I don't know, I didn't analyze it so much at that time, क्योंकि मुझे इतना इसके बारे में इन डेप्थ पता नहीं था, और अभी भी मैंने फिल्म नहीं देखी है। So I don't think that this is something I can, and it's a very big matter. जी जरूर, हाँ, देश के लिए बहुत बड़ा मसला है, और कश्मीरी पंडितों का पलायन देश में इस वक्त चर्चा में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अमरउजाला.com के इस साक्षात्कार को देख रहे हैं, कि 2010 में ओनीर की एक फिल्म आई थी जिसमें 4 छोटे कथानक थे। उसमें एक मेघा नाम की लड़की है जो कश्मीरी पंडित है, और वो वहां से कश्मीर से आ गई है और वापस वहां जाती है। उसके अनुभव कैसे, इस पे फिल्म थी, और ये संयोग ही था कि इस वक्त फिल्म चर्चा में। मैं अब आता हूँ शर्मा जी नमकीन पर, जो कि ऐसी महत्वपूर्ण फिल्म इसलिए है कि ऋषि कपूर, जो एक हरदिल अजीज कलाकार रहे, अपने व्यक्तित्व को लेकर चर्चा में रहे, अपने खिलंदड़ अंदाज से, अपनी अदाकारी से छा गए, वो अचानक दुनिया को विदा कह गए, और उनकी आखिरी फिल्म उनको श्रद्धांजलि स्वरूप आई है, शर्मा जी नमकीन। बेहतरीन, पूरे परिवार को पसंद आने लायक फिल्म, और उसमें जूही चावला एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। जूही जी, आपको कैसा लगा? क्योंकि एक बहुत अलग अनुभव रहा होगा, ऋषि जी आपके साथ काम कर रहे हैं, चिंटू जी जिनके साथ आपने पहले भी फिल्में की हैं, फिल्म के दौरान इतना बड़ा हादसा हुआ, और उसी फिल्म में आपको फिर शर्मा जी नाम का जो किरदार है, कहीं पर आपके शॉट्स उसमें ऋषि कपूर के साथ हैं और कहीं परेश रावल के साथ हैं। कैसा रहा ये पूरा अनुभव? It's been a long, strange, very journey, जो कि शायद ही किसी फिल्म के साथ होती है। फिल्म की स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई तो आई रिमेम्बर कि हमने सुनी और इतना मजा आया, मतलब जस्ट सुन के ऐसा लगा कि ये
ये जस्ट मजा आया है। ऐसी फिल्म है कि आप हंसते हंसते और फिर आपको दिल को छू जाती है बीच में, और फिर मजेदार ट्विस्ट होता है एंड में, और फिर वापस वही जिंदगी चलती है उनकी खट्टी मीठी। तो व्हाट अ क्यूट क्यूट लिटिल स्टोरी, ये तो पक्का करनी ही है। चिंटू जी के साथ करनी है तो चिंटू जी मेरे को तो एज एन एक्टर मैं तो उनसे ईर्ष्या कर रही थी दिल में कि उनको इतना अच्छा रोल मिला है और उनके लिए इतना सही है, क्योंकि जैसे वो खट्टे मीठे हैं स्क्रीन पे, वैसे ही वो एक्चुअली रियल में भी है। अच्छा, तो कभी नाराज हो जाते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। हाँ, and as an actor I could just hear him saying these lines कि ये ना चिंटू जी ऐसे करेंगे, ऐसा, ये बिल्कुल उनके लिए बना है। फिर शूटिंग शुरू होने वाली थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर उनको ट्रीटमेंट के लिए जाना था, तो शूटिंग रुक गई। फिर उनका इंतजार रहा कि जब वो आएंगे, जब भी आएंगे फिर हम लोग फिल्म फिर करेंगे। फिर ऑलमोस्ट 1 साल गुजर गया, फिर हमने शूटिंग फिर से रिज्यूम की। एक्सेल ने अब प्रोडक्शन ले ली, रितेश सिद्धवानी एंड फरहान अख्तर, और फिर दिल्ली गए और वहां पर जोरों शोरों से फिर शूटिंग शुरू हो गई। वहां पर पूरी कास्ट ऑलमोस्ट इन्वॉल्व थी, किट्टी की लेडीज और इनके घर के सीन सुभाष नगर के, तो ये सब हो रहा था। फिर मैंने ज्वाइन किया जब हमारे सीन शुरू हो गए। कुछ 7-8 दिन की शूटिंग मेरी, उन्होंने थोड़ी लंबी और की हुई थी। मैंने ज्वाइन करके कोई 8 दिन किया होगा। फिर मेरे लिए एक ब्रेक था, तो मैं मुंबई आ गई थिंकिंग कि अब वापस जाके फिर से रीज्वाइन करूंगी। मगर फिर 1 दिन के बाद या कुछ मुझे फोन आया कि नहीं अभी मत आओ, क्योंकि चिंटू जी इज नॉट फीलिंग टू वेल, तो हम लोग अभी ब्रेक लेंगे एंड लेट हिम गेट वेल अगेन। फिर 1 महीने के बाद शायद लॉकडाउन हो गया, उसके बाद फिर उनकी तबीयत ठीक थी, मगर ही वाज नॉट गुड इनफ टू स्टार्ट शूटिंग। एंड करते करते कुछ महीने, थोड़े से महीने गुजरे और हर्ट की ही इज नो मोर। बहुत धक्का, बहुत उन दिनों में मैं सच्ची हिल गई ये सुन के कि चिंटू जी नहीं है। ये कुछ ही महीने पहले हम काम ही कर रहे थे और मजे से कर रहे थे, और वही डांट उनकी, वही और उनकी एक्सेलेंट जो परफॉर्मेंस चल रही थी, उसको देख के अगेन एज एन एक्टर आई एम लाइक सो इनसिक्योर कि उनके शॉट्स इतने अच्छे हो रहे हैं, मेरे क्यों नहीं हो रहे, मैं और कैसे अच्छा करूं। सो ऑल दिस वाज हैपनिंग एंड सडनली ही वाज जस्ट नॉट देयर एनीमोर। फिर जो इन्वॉल्व थे उसमें जूही जी, सभी को मेरे ख्याल से बड़ा शौक लगा होगा कि अब ये, और ये भी एक बड़ा सवाल आया होगा कि अब ये फिल्म आगे पूरी कैसे होगी, क्योंकि शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन आता है उसमें रणवीर बताते भी हैं कि सभी के लिए एक बड़ी चिंता थी। कोशिश भी की गई कि रणवीर खुद ऐसा कुछ मेकअप करके या कोई टेक्निक लगा के कर ले, वो भी काम नहीं आया, वीएफएक्स से कर ले, वो भी काम नहीं आया। फिर ये विचार कैसे आया कि परेश जी को लाएं, और जब वो शुरू में रणवीर इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म में लगातार ऋषि कपूर होंगे और फिर कहीं कुछ शॉट्स जो रह गए वहां पे परेश रावल दिखेंगे। लेकिन ये बहुत ही अलग अनुभव फिल्म, मेरे जैसे फिल्म देखने वाले के लिए भी था कि कहीं उसी शॉट में अचानक ऋषि कपूर आ जाते, कहीं उसी शॉट में अचानक। आपने तो अलग अलग शूट किया, लेकिन देखने वाले के लिए सीक्वेंस में जब वो दिखता है तो एडजस्ट करने में भी थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन फिर एक अलग अनुभव इस फिल्म का मिलता है जरूर। Yes, which is the most amazing part कि जब रितेश ने फिर फोन किया और कहा कि नहीं, ये चिंटू जी की आखिरी फिल्म है, उन्होंने कुछ काम तो कर ही दिया हमारे लिए, हम इससे जरूर पर्दे पे लाएंगे। तो I also was like, आप जैसे पूछ रहे हैं ना कि कैसे होगा ये, ऑफ कोर्स, मतलब मैं, आप जो बोलेंगे, मैंने कहा था कि तुम जो बोलोगे जब कहोगे मैं जरूर पहुंच जाऊंगी, क्योंकि फॉर चिंटू जी एंड फॉर द फिल्म आई डू एनीथिंग। तो जरा बट इट वाज, वो भी दे वर आल्सो वंडरिंग कि कैसे करना है। आई थिंक हॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म थी जहां पर उनकी कोई एक लीड एक्टर ही हैड पास्ड अवे एंड उन्हें फिर किसी दूसरे एक्टर ने कंप्लीट किया वो काम, एंड दैट वाज एक्चुअली एक्सेप्टेड एंड आल्सो एक्सेप्टेड एंड इट बिकेम आइडिया आया। तो बाद में आई थिंक दे रियलाइज्ड कि नहीं, लेट्स ट्राई दिस।
बट ऑफ कोर्स हाँ, और फिर यू नो गोइंग बैक टू शूटिंग, दैट फर्स्ट डे मेरे को भी थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लगा कि कैसे होगा, यू नो, एंड जस्ट कि पिछली बार मैं चिंटू जी के साथ शूटिंग कर रही थी, अब उन्हीं की जगह में मैं परेश जी के साथ कर रही हूँ। एक उस दिन थोड़ा सा अजीब लगा मुझे कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। अचानक ऋषि जी चले गए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इससे अच्छी श्रद्धांजलि उस कलाकार के लिए क्या हो सकती है जिसने इतने सालों तक पर्दे पर अपने, और इतनी मतलब बाद की पारी में भी उन्होंने जिस तरह के किरदार किए एक से बढ़ के एक, और इस फिल्म में तो निश्चित ही बहुत अलग तरह की भूमिका में है। जूही जी, कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता है चिंटू जी के साथ? क्योंकि अब हमारा साक्षात्कार का समय भी हो चला है, तो एक दो सवालों के साथ हम इसको पूरा करना चाहेंगे। कोई ऐसा वाकया जो आपको ताउम्र याद रहेगा चिंटू जी के साथ शूट करते वक्त, और उसको आप रिलेट करेंगी पहले जो आपने चिंटू जी के साथ काम किया था उसके साथ? चिंटू जी तो चिंटू जी थे फ्रॉम बिगिनिंग टू, जब से मैंने उनको पहले जाना है सेट्स पे। और इट्स जस्ट कि मैं पहले जब नई नई आई थी तो वो ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार थे, तो उनके सामने एक्टिंग करना मुझे लगता था कि मैं मतलब मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा अगर मैंने गलती कर दी उनके सामने। तो डर डर के मतलब डायलॉग ये रट रट के आती थी कि इनके सामने गलती मत करना वरना वो क्या सोचेगी, कौन आ गया मेरे सामने। और फिर वो उनके साथ थोड़ी जब फिल्में की और खुद भी फिल्में की तो थोड़ा अनुभव के साथ फिर देन यू बिकम कंफर्टेबल एंड देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग व्हाट ऑल इज हैपनिंग। तो तब मुझे याद है कि चिंटू जी आते थे एट अ सर्टेन टाइम ऑन लोकेशन, और उससे पहले क्या हीरोइंस मोस्टली, क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी आते थे, तैयार होके अपने थोड़े क्लोजअप्स हो गए, फिर चिंटू जी आएंगे, फिर वो तैयार होंगे, फिर उनके साथ शॉट्स शुरू होंगे। और उनका सेट टाइम था, वो टाइम से आते थे, टाइम से शासन के बंधे हुए थे। या और हमारा उस टाइम इतने कोई वैनिटी वैन्स ये सब नहीं होता था ना। तो सपोज कमालिस्तान स्टूडियो में आज शूटिंग है तो वहाँ वो यू नो कभी कभी आके वो पेड़ के नीचे ही वहां पे बाहर ही उनके एक टेबल लग जाती थी, और उनके दादा जो मेकअप दादा थे वो अपना सारा मेकअप का सामान उधर लगा के, और एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो होता था इतना, वो उनकी टेबल पे सेट होता था, वो चलता था, उधर चिंटू जी बैठ जाते थे और उनका मेकअप होता था। अच्छा, ट्रांजिस्टर सुनते रहते थे मेकअप के दौरान? हाँ, वो कुछ न्यूज या वो कुछ चल रहा होता तो वो सुन रहे थे, हम ऐसे बैठ के देख रहे होते थे कि ये उनका मेकअप हो रहा है। तो दादा एकदम ध्यान से उनका पूरा मेकअप करेंगे ना, और बोलेंगे ओके देखिए अब तक चिंटू जी इज नाउ इम्पेशेंट लाइक यू नो। तो वो हो गया, अच्छा ठीक है, ही यूज्ड टू टेक हिज पफ, पूरा मल देते थे उनका पूरा मेकअप, मतलब नो शेड, चीक पे, चीक का लिप्स पे सब मिक्स हो जाता था, और फिर बाल ऐसे करते थे, ओके शॉट चलो रेडी, और निकल जाते थे। And we used to laugh and laugh. किसी चिंटू दादा का पूरी मेहनत उन्होंने बिगाड़ के चले गए। And that was Rishi Kapoor, Chintu ji. That was Chintu ji. He couldn't care less. फिर yeah, and then on the sets like that, I mean, so he was one of those actors who was always so good in front of the camera कि वो नहीं कि सारा टाइम अपने आप को देख रहे हमारी तरह कि मेरा एंगल कौन सा ठीक है और ये सब, वो he was like just get on with it, मैं करता हूँ चलो take and excellent, मतलब स्पेशली मैं अब कट टू मैं बोलती हूँ शर्मा जी नमकीन, उस वक्त ऑफ कोर्स मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि चिंटू जी एक दिन मेरे सामने नहीं होंगे। तो आई एम जस्ट वाचिंग, उनके शॉट्स इतने अच्छे हो रहे थे, इतने एफर्टलेस हो रहे थे, तो मैं इनसिक्योर हो रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे सामने, कि वो इतना अच्छा कर रहे हैं और मैं कैसे ऐसे करूं, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। तो शॉट के बाद अब डायरेक्टर दूसरे रूम में होते हैं, तो उनका शॉट जब कंप्लीट होता था तो वहां से आराम से वहां दूसरे मॉनिटर से आवाज आई, ओके, पता चलता है बहुत बढ़िया शॉट हो गया, बिकॉज यू डोंट हैव टू सी, वो आवाज में ही पता चलता है। मेरा शॉट होता था ओके, अच्छा तो मैं दौड़ती थी मॉनिटर देखने, जब ऐसा होता था तो भी लाइक मैं जाके देखूं अपना शॉट कि मैंने क्या इतना अच्छा नहीं किया,
मैं मॉनिटर की तरफ जाती थी और चिंटू जी डांटना शुरू, ये क्या है हितेश, व्हाई डू अलाउ ऑल दिस, द मॉनिटर इज ओनली फॉर द डायरेक्टर, यू इनसिक्योर एक्टर, तुम लोग क्या करते रहते हो और ये आईना क्यों इतना देखते हो तुम लोग, चलो शॉट दिया करो, कम ऑन। और मैं हंस हंस के गिर जाती थी क्योंकि आई यूज्ड टू फाइंड इट सो फनी कि चिंटू जी हमें डांटते हैं और इतना मजा आता था कि क्योंकि चिंटू जी जब डांटते थे लगता था हम उनके हैं, तो वो हमसे थोड़ा सा उनको लगाव है, इसलिए वो हमें प्यार से डांटते भी। तो आई हैड लॉट्स ऑफ फन टाइम्स लाइक दिस ऑन द सेट्स एंड पता नहीं हमें उस तरह कोई ट्रीट करने वाला मिलेगा। उनकी प्यार, उनकी डांट हमेशा आपको याद रहेगी। बहुत अच्छे से आपने याद किया। एक आखिरी सवाल के साथ हम अमरुजाला.com के इस साक्षात्कार में आपसे विदा लेंगे जूही जी, कि आपने कयामत से कयामत तक से लेकर शर्मा जी नमकीन तक जो भी किरदार निभाए हैं, उनमें ऐसा कौन सा किरदार है जो आपको लगता है कि शायद आपको नहीं करना चाहिए था, और अब शर्मा जी नमकीन के बाद ऐसा कौन सा किरदार है जो आपको लगता है कि मुझे एक कलाकार के रूप में करना ही चाहिए? नहीं, अब तो मतलब आपने काफी बातें की है, तो आई फील जो करना नहीं चाहिए था कि नहीं, इनफैक्ट मुझे उल्टा लगता है, कुछ फिल्में मुझे शायद कर लेनी चाहिए थी और मैंने नहीं की। कौन सी? अब मुझे लगता है कि हाँ, कोई अच्छा रोल हो जो दिल को अच्छा लगे, दिल को अच्छा लगे तो जरूर करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। दिल को जो अच्छा लगे वो रोल करना चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं और शुभकामना देते हैं कि आपको अपने दिल को अच्छे लगने वाले रोल मिलते रहें, और उसी से आपके प्रशंसकों के दिल को भी अच्छा लगेगा, और आपके जो प्रशंसक हैं वो हमेशा चाहेंगे कि इसी तरह के अच्छी नई नई भूमिकाओं में आपको देखते रहें। जूही जी, आपकी जो ये नई फिल्म आई में शर्मा जी नमकीन, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आगे भी आपको अपने दिल को पसंद आने वाली भूमिकाएं मिलती रहे। इसी शुभकामना के साथ अमरुजाला.com से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।